अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज हमारा 19वां लेक्चर है। 19वें लेक्चर का ये पार्ट फर्स्ट है। 19वें लेक्चर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज का हमारा लेक्चर है 20 प्रिकॉशंस इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो इसकी 20 एहतियातें हैं जो आपको रिसर्च करते वक्त अपने सामने रखनी हैं। वो 20 एहतियातें क्या हैं? अगर हम प्रीवियस लेक्चर को देखें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 50 क्वालिटीज़ ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्चर की बात की थी कि अगर मैं या आप क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं तो वो 50 कौन सी खसूसियात हैं जो आप में या मुझ में होनी चाहिए। तो आप हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर भी देखें। तो गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन पे लाजमी क्लिक किया करें। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो हमने आपके लिए इस लेक्चर में 20 प्रिकॉशंस जो क्वालिटेटिव रिसर्च में चाहिए वो आपके सामने रखी हैं। नंबर फर्स्ट है कि सब्जेक्ट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टडी। जो आपका सब्जेक्ट है जिसके साथ आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं या जिससे इंटरव्यू कर रहे हैं या जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि स्टडी के फिनोमिना के लिए की पार्टिसिपेंट है या की इन्फॉर्मेंट है। क्वालिटेटिव रिसर्च बेस करती है की पार्टिसिपेंट या की इन्फॉर्मेंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ आप सोशली कंस्ट्रक्टेड आर्ग्यूमेंट को बेस बनाकर अपनी फाइंडिंग देते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव स्टडी में। तो आप सब्जेक्ट शुड बी इन्फॉर्म। उसको अगर आप ये बताएंगे नहीं कि आप रिसर्च क्या कर रहे हैं या आपकी रिसर्च या वो रिसर्च का पार्टिसिपेंट है उसको अगर पता ही नहीं है सब्जेक्ट को, तो वो आपकी रिसर्च पे इतना ज़्यादा कारआमद नहीं हो सकता। नंबर सेकंड है पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च शुड बी वॉलंटरीली। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी ऐसा पार्टिसिपेंट जिसको आप रिसर्च में शामिल किया है, उसकी आपने ओपिनियन ली है, उसको ऑब्जर्व किया है या उसका इंटरव्यू किया है, उसका अगर उस रिसर्च में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या उसको कोई लालच है उस रिसर्च में, तो वो उसकी पार्टिसिपेशन बाइस्ड है। आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग है वो भी बाइस्ड हो सकती है और उसकी कोई इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जाएगी। तो आपको अपनी रिसर्च के लिए वॉलंटरीली के प्रिंसिपल के ऊपर अपने पार्टिसिपेंट्स को साथ मिलाना है। नंबर थर्ड, रिसर्चर शुड नो हिज और हर रिस्पोंडेंट्स पर्सपेक्टिव। अपने रिस्पोंडेंट्स का कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट या उनका जो व्यू पॉइंट है या वो किस तरह के एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करते हैं, उनकी नेचर क्या है और किस तरह की सिचुएशन में वो क्या बात करते हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्चर को अपने रिस्पोंडेंट्स का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। इनके पर्सपेक्टिव्स के बारे में वो जानता हो, नॉर्म्स, सोशल प्रिंसिपल्स के बारे में जानता हो। अगर वो नहीं जानता होगा तो जो ऑब्जर्वेशन करके उसने रिसर्च करनी है वो उसमें फेल हो जाएगा और अपनी फाइंडिंग सही नहीं दे सकेगा। नंबर फोर्थ है रिसर्चर शुड बी अवेयर अबाउट हिज और हर ओन इंट्यूशन, शुड नॉट ओवरराइड विद द फैक्ट्स। देखें, इल्हाम, अगर मैं कोई स्टडी ऐसी कर रहा हूँ जिसमें मुझे इल्हाम आया है या किसी को इल्हाम आया और मैं उसको लेकर चल रहा हूं, तो मुझे अपने इस इल्हाम के बारे में हर वक्त पता होना चाहिए कि जैसे जैसे मैं इस रिसर्च में आगे जा रहा हूं, मेरा ये इल्हाम मुझे क्या कह रहा है, कैसे चेंज हो रहा है और मुझे कैसे फोर्स कर रहा है कि मैं इस रिसर्च को भी इन्फ्लुएंस करूं। तो क्वालिटेटिव रिसर्चर को ये प्रिकॉशन इख्तियार करनी चाहिए कि उसको अपना इल्हाम या वो इल्हाम जिससे उसने वो लिया, इंट्यूशन, उसके बारे में वो हर वक्त सोचता रहे कि इसमें कोई चेंज तो नहीं आ रही, ताकि वो फैक्ट्स को ओवरराइड ना करे। फिर है रिसर्चर शुड नो हिज और हर पर्सनल बिलीव्स एंड वैल्यूज। उससे अपनी पर्सनल बिलीव्स और वैल्यूज का भी पता होना चाहिए कि मैं इस रिसर्च के लिए मेरा इंटरेस्ट क्या था, मेरा अपना ज़ाती इंटरेस्ट क्या था, क्या मेरा वो इंटरेस्ट इस रिसर्च की फाइंडिंग को कहीं और तो नहीं ले जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पर है कि रिसर्चर शुड नॉट बी बाइस्ड। रिसर्चर को बाइस नहीं होना चाहिए अपनी रिसर्च करते हुए या रिसर्च के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए या रिसर्च की रिकमेंडेशन देते हुए। नंबर 7 है रिसर्चर शुड नॉट बी रिफ्लेक्टिव। उसको रिफ्लेक्टिविटी से बचना है। लिव विद द पार्टिसिपेंट्स फॉर ऑब्जर्वेशन। ये बहुत बड़ी बात है कि क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो रिसर्चर को ये एहतियात करनी है कि उसको पार्टिसिपेंट्स के साथ भी वक्त गुजारना है, क्योंकि पार्टिसिपेंट के साथ अगर वो रहेगा तो उनके बिहेवियर और उनके नॉर्म्स को अच्छी तरह से जान सकेगा
अगर वो उनके साथ रह ही नहीं रहा, उनके साथ उसका इंटरेक्शन ही नहीं है, तो वो उनके बिहेवियर्स या उनकी 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 जो एटीट्यूड है उसको वो सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, सोशल नॉर्म्स को नहीं समझ सकेगा, सोशली कंस्ट्रक्टेड आर्ग्यूमेंट को ठीक तरीके से नहीं निकाल सकेगा अपनी रिसर्च की फाइंडिंग देने के लिए। टेक फील्ड नोट्स एंड टेक ऑब्जर्वेशनल नोट्स, ये 2, 9 और 10 नंबर बड़े अहम हैं। फील्ड नोट से मुराद है कि उसको जैसे जैसे वो रिसर्च करी जा रहा है वो साथ साथ अपने उस तमाम फील्ड के नोट्स लिखता रहे। लेकिन ऑब्जर्वेशनल नोट्स ये है कि अगर मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ तो उसके जो पोस्चर एंड गेस्चर हैं, उसका जो माउथ एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो हाथ हिलने की जो हरकत है वो तेज़ हुई या आहिस्ता से हिल रहे हैं, या उसकी ज़ुबान की जो थरथराहट है, ये ऑब्जर्वेशनल नोट बहुत अहम है। फील्ड नोट से भी अहम है, डॉक्यूमेंट से भी अहम है, आप वॉइस रिकॉर्डिंग से भी अहम है कि ये रिसर्चर को ऑन ग्राउंड पता चलते हैं कि जब मैंने ये बात पूछा तो वो कैसे कांप रहा था, या उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे बदले। अगर आप कहीं इंटरव्यू कर रहे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए तो ये एक्सप्रेशंस, ये नोट्स वहाँ नहीं आएंगे उस वॉइस रिकॉर्डिंग में। ये प्रिकॉशन है आपके लिए कि आपको ऑब्जर्वेशनल नोट साथ साथ नोट करने हैं, ताकि आप अपनी रिसर्च में उस अपने रिस्पोंडेंट्स को, जो हमने पहले नंबर पे बात की है कि रिस्पोंडेंट शुड बी अवेयर, या उसके बाद पार्टिसिपेशन शुड बी वॉलंटरली। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आप उनके बिहेवियर के लिए जो चेंजिंग आ रही है, या जो उनके एटीट्यूड में जो चेंजिंग आ रही है, उससे भी आपको आंसर मिलता है। कहते हैं ना कि कुछ आंखों से भी मिलता है इंसान को। तो जब आप आंख से आंख मिलाते हैं तो आपको बहुत सारी बातों का जवाब आंखों से ही मिल जाता है, वर्ड्स की बजाय। नंबर 11 है डॉक्यूमेंट द क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन प्रोसेस। जितना भी आप इसमें डाटा कलेक्ट करेंगे, क्वालिटेटिव डाटा में इंटरव्यू करें, ऑब्जर्वेशन करें, फील्ड रिसर्च करें, या आप केस स्टडी करें, तो आपको मैक्सिमम डॉक्यूमेंट करना है अपने रिकॉर्ड को और अपने प्रोसेस को। नंबर 12 है क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक ए लॉट ऑफ टाइम। आपको ये अपने एहतियातन बहुत सारा टाइम अपने साथ रखना है, ताकि आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन जो है ये बहुत लंबा काम है कि आपको जगह जगह जाना है, आपको फील्ड में जाना है, आपको इंटरव्यू वाले बंदे से टाइम लेना है कि जी मुझे टाइम दें, वो टाइम उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने फिक्स किया वो नहीं मिला, आपको वेट करना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अब जो हम नंबर 13 पे बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो द प्रिंसिपल ऑफ डाटा ओवरलोड। क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में सबसे बड़ी बात ही ये है कि यहाँ डाटा ओवरलोड है। यहाँ डाटा कलेक्शन के टाइम भी डाटा ओवरलोड है, यहाँ आपका जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं तब भी आपके पास एक बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल है। फिर जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव में तो उसमें भी आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, और आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि आपने बेसिकली ये सारा अब एनालिसिस करके फाइंडिंग क्या देनी है, मॉडल क्या देना है, थ्योरी क्या देनी है, अपनी रिकमेंडेशन क्या देनी है। तो डाटा ओवरलोड में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, आपने रेलिवेंट डाटा की तरफ रहना है सिर्फ। 14th पे है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। जैसे डाटा कलेक्शन में टाइम लगता है ऐसे ही डाटा एनालिसिस पे भी उतना ही टाइम लगता है। हमने आपको 1-2 लेक्चर्स पहले इसके ऊपर एक लेक्चर दिया है कि हमने आपको उसमें प्रोसेस बताया है क्वालिटेटिव की, जो डाटा एनालिसिस का जो प्रोसेस है 7 स्टेप प्रोसेस है, वो आप हमारा लेक्चर सुने ताकि आपको पता चले कि डाटा एनालिसिस कितना टाइम लेता है। तो ये बहुत एहतियात आपको करनी है कि आपको जल्दबाजी में क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस नहीं करना, आपको आराम से धीरे धीरे आपको इस काम को आगे बढ़ाना है। 15th पे है कि रिसर्च और फिनोमिना विल डिसाइड द क्राइटेरिया ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये बात आपके शऊर में और आपके जहन में हर वक्त मौजूद हो कि जो रिसर्च आप कर रहे हैं बेसिकली उसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। उस रिसर्च या फिनोमिना वो जो आप स्टडी कर रहे हैं बेसिकली वो आपको प्रोवाइड करेगा कि इसका क्राइटेरिया डाटा एनालिसिस का क्या होना चाहिए। तो इसके अलावा नो सिंगल और यूनिफॉर्म और सिमिलर क्राइटेरिया अवेलेबल फॉर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। तो आपके पास कोई प्री डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। तो क्राइटेरिया क्या आपको प्रोवाइड करता है, वो रिसर्च जो आप कर रहे हैं या फिनोमिना जो आप स्टडी कर रहे हैं। 17th पे है गेट वेरिफिकेशन ऑफ एनालिसिस। देखें क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस बेस करता है आपके प्रिंसिपल के ऊपर कि आप सोशली कंस्ट्रक्टेड आर्गूमेंट को लेकर चल रहे हैं। अब सोशली कंस्ट्रक्टेड आर्गूमेंट हर आदमी का मुख्तलिफ है कि किसने रियलिटी को बयान करने के लिए किस तरह से बात की, कौन से लफ्ज़ इख्तियार किए। एक लफ्ज़ के कई मतलब हैं,
फिर जब आप एनालिसिस कर लेते हैं तो ये एहतियात आपको अपनानी है कि आपको फिर अपने उस एनालिसिस को वेरीफाई करवाना है कि जी आपने यही बात की थी, मुझे समझने में गलती तो नहीं आई, मैंने अपने एनालिसिस में आपके व्यू पॉइंट को सही तरह से लिया है। 18 नंबर पे है कि बेशक आप क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, आप क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप जितना मैक्सिमम क्वांटिफाई कर सकते हैं अपने डाटा एनालिसिस को या अपने रिसर्च को क्वालिटेटिव करते हुए ही, तो उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट एक्सेप्ट किया जाएगा और उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप कोशिश करेंगे कि आप ये एहतियात आप लाजमी करेंगे कि आप जितना मैक्सिमम अपने डाटा को क्वांटिफाई कर सकते होंगे आप इसको क्वांटिफाई करेंगे। 19th है क्रिएट लॉजिक्स इन क्वालिटेटिव डाटा इंटर कोरिलेशन। जब आप फैक्टराइजिंग करते हैं, जब आप फैक्टर्स बनाते हैं उससे जब आपने इंटरव्यूज़ को ट्रांसक्राइब किया, तो फैक्टर्स में जब आप डाटा को इंटर कोरिलेट करते हैं, इसमें आपको लॉजिक्स ढूंढनी है। बहुत एहतियात से आपने एक चीज़ों को कोरिलेट करना है आपस में कि ये जो बात इस तरह से की है और ये बात जो इस तरह से की है, ये दोनों बातें एक ही हैं बेसिकली, ये दोनों बातें अलग नहीं हैं। तो फिर आपको कहीं ना कहीं लिटरेचर का भी सहारा लेना है कि जहां आपको लिटरेचर से ये बात बतानी है कि जी फलां लिटरेचर में भी ये बात इस तरह से इंटरलिंक है, लिहाजा ये दो डिफरेंट ओपिनियन नहीं है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड आर्ग्यूमेंट एक ही है दो बातों में से जो निकलता है। 20th और आखिरी है कि फाइनल प्रोडक्ट आर इन शेप ऑफ सजेशन। मैं तो पीएचडी और एमएस के रिसर्चर के लिए ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च हैं और आप थीसिस कर रहे हैं तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सजेशंस होनी चाहिए या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, यूनिवर्सल लॉ नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल लॉ के लिए क्वालिटेटिव डाटा के प्रिंसिपल्स और हैं। आपको ये एहतियात करनी है बीइंग ए रिसर्चर, क्या आप अभी सिर्फ स्कॉलर हैं या आप गुरु हैं। जो यूनिवर्सल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, क्वालिटेटिव रिसर्चर वो गुरुज का काम है। हमारा काम है कि हम कुछ किसी खास फिनोमिना को स्टडी करते हुए एमएस या पीएचडी लेवल के ऊपर सजेशन दें या रिकमेंडेशन दें, यूनिवर्सल लॉ देना हमारा काम नहीं है। इसी तरह स्कॉलर, जिस तरह हमने आपको इस लेक्चर में 20 एहतियातें बताई हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो आप हमारा लेक्चर 22 देखें जिसमें हम 25 प्रिकॉशंस हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्चर हैं तो उसकी 25 एहतियातें हैं। हमारा लेक्चर 22 देखें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जो कि 19वें लेक्चर का ही सेकंड पार्ट है, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। ये कितनी तरह की टेक्निक्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च करते हुए आप बेसिकली डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, उसके क्या क्या मैकेनिज्म, क्या क्या तरीके हैं। तो लेक्चर 19 का पार्ट 2 देखें। स्कॉलर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे प्लीज़ क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें कि जो भी वीडियो हमारी नई आए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक के बटन पे लाजमी क्लिक करें। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं इस लेक्चर के अलावा भी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको आपके हर कमेंट के ऊपर जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।